हेलो एंड वेलकम टू ओनली यूपीएससी। मैं हूं अमृत शुक्ला। जियोग्राफी की अगली क्लास में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने चर्चा किया था वायुमंडल के स्ट्रक्चर के बारे में, यानी कि जो आपका एटमॉस्फेयर उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसके लेयर की चर्चा कर ली थी। उससे आगे आज जो हमारा टॉपिक है सूर्यातप इंसोलेशन, इसकी चर्चा करेंगे, डीप चर्चा करेंगे। ये भी महत्वपूर्ण टॉपिक है, यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से सवाल आते हैं। ठीक है, तो आइए समझ लेते हैं पूरा मामला क्या है। तो सूर्यातप, और इसको इंग्लिश में कहते हैं इंसोलेशन। ठीक है, तो इंसोलेशन का मतलब होता है इनकमिंग सोलर रेडिएशन, यानी कि सूर्य से पृथ्वी को आने वाली जो विकिरण है, जो किरण है, वही कहलाता है सूर्यातप। ठीक है, तो जो सन रेडिएशन है वही जो पृथ्वी को प्राप्त होता है उसी को हम सूर्यातप कहते हैं। ठीक है, तो सूर्यातप जो है सूर्य से प्राप्त होने वाली विकिरण के माध्यम से जो ऊष्मा है उसी को सूर्यातप कहा जाता है। ठीक है, अब सूर्य का ऊष्मा का स्रोत क्या है उसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं, ताकि चीज़ें आपको ज़्यादा पता रहें। जब चीज़ें ज़्यादा पता रहेंगी तो आप उसको कनेक्ट भी अच्छे से कर पाएंगे। तो ये चित्र आप देख रहे हैं, ये सूर्य का चित्र है, ये केंद्र है सूर्य का, और यहाँ का टेम्परेचर ये लिखा हुआ है 15 के बाद में 6 जीरो है, यानी कि लगभग 1.5 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, और यहाँ पर ये जो पृष्ठ है ये क्या है, ये सेंटर है, और ये सूर्य का पृष्ठ है, और सूर्य के पृष्ठ का तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है? 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब आप जानते हैं कि पृथ्वी के समस्त ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य है। ठीक है, पृथ्वी के समस्त ऊर्जा का स्रोत सूर्य है। सूर्य है, इसका मतलब कि सूर्यातप है, यानी कि सूर्य से जो किरणें आती हैं वही पृथ्वी के ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है, अब जो सूर्य से किरणें आती हैं उसमें कितना किरणें पृथ्वी को प्राप्त होती हैं, तो सूर्य से जो विकिरण निकलता है उसका 1/2 अरबवां भाग, ठीक है, ये गलत हो गया, अब सही है, अरबवां भाग पृथ्वी को प्राप्त होता है। ठीक है, तो 1/2 अरबवां भाग किसका? सौर विकिरण का। मैं लिख दे रहा हूं, कंफ्यूज आप नहीं करेंगे। सौर विकिरण का 1/2 अरबवां भाग, अरब का मतलब इंग्लिश में बिलियन। ठीक है, तो 1/2 बिलियन भाग जो है सौर विकिरण का वो पृथ्वी को प्राप्त होता है। ठीक है, जो एक और महत्वपूर्ण चीज है जो आपको जानना है, उसके बाद में अपने मुख्य मुद्दे पर आएंगे। ठीक है, सूर्यातप को प्रभावित करने वाले कारक जिससे सवाल आता है, लेकिन एक जो सामान्य परिचय है वो जानना बहुत जरूरी है। सूर्य से पृथ्वी की ओर जो किरणें आती हैं वो कैसी होती हैं? वो लघु तरंगदैर्घ्य की किरणें होती हैं। ठीक है, तो वो हमेशा क्या होती हैं? लघु तरंगदैर्घ्य की किरणें होती हैं। ठीक है, तो इसको आप लिख लेंगे पूरा जो है स्टेटमेंट, कि सूर्य से जो पृथ्वी की ओर किरणें आती हैं वो कैसी होती हैं? लघु तरंगदैर्घ्य की होती हैं। तो ये था इसका परिचय। सूर्यातप क्या है? सूर्य से पृथ्वी को मिलने वाला जो ऊर्जा है वो किस फॉर्म में आता है? विकिरण के फॉर्म में आता है। तो सूर्य का विकिरण जब पृथ्वी को प्राप्त होता है तो उसी को ही हम सूर्यातप कहते हैं, और लगभग 1/2 अरबवां भाग जो है पृथ्वी को प्राप्त होता है, और लघु तरंगदैर्घ्य के रूप में क्या है वो वायुमंडल में आता है। आपने पढ़ा होगा पिछले क्लासेस में कि लघु तरंगदैर्घ्य को हमारा वायुमंडल आने देता है, लेकिन दीर्घ तरंगदैर्घ्य को नहीं जाने देता है। यही वजह है कि टेम्परेचर मेंटेन रहता है।
ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं सूर्यातप के सूर्यातप को प्रभावित करने वाले कारक की। यह था सामान्य परिचय। अब मैं इसे मिटा दे रहा हूं ताकि मुझे यहाँ पर जगह मिल जाए कुछ। ठीक है, देखिए इसका चित्र उत्र आप बना करके रख लेंगे, नोट्स बनाते रहिए। बीच में अगर जरूरत होगी कि आपको नोट्स दिया जाए तो ओनली यूपीएससी आपको वो भी प्रोवाइड करवाएगा। ठीक है, तो सूर्य को प्रभावित करने माफ करना सूर्यातप को प्रभावित करने वाले कारक, द फैक्टर्स अफेक्टिंग इंसोलेशन, यानी कि इंसोलेशन को कौन कौन से फैक्टर प्रभावित करते हैं, हम उनका क्रमवार विस्तृत चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इसको पहले आसान भाषा में समझ लीजिए। जैसे सूर्य से पृथ्वी को किरणों के रूप में सूर्यातप प्राप्त होता है। अब कल्पना कीजिए कि कौन कौन सा ऐसा फैक्टर हो सकता है जो उसे प्रभावित करता है। प्रभावित करने का मतलब कि उसको कम ज्यादा करता है। दिमाग लगाइए, बहुत सिंपल है। मतलब ऐसे समझ लीजिए कि मान लीजिए आप एक टार्च लिए, ठीक है, और टार्च कहीं पर दिखा रहे हैं, कहीं पर मार रहे हैं। ठीक है, तो अब आप ये सोचिए कि कौन सी ऐसी चीज है जो बाधा उत्पन्न करेगी उस ऑब्जेक्ट और इस टार्च के बीच में। वो कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं। ठीक है, तो वो ये चीजें हो सकती हैं। पहला, सूर्य का आपतन कोण, यानी कि सूर्य की किरणें पृथ्वी पर किस कोण से पड़ रही हैं। ठीक है, जो सूर्य की किरणें हैं वो पृथ्वी पर किस कोण से पड़ रही हैं, वो प्रभावित कर सकता है। दूसरा है सूर्य के प्रकाश की अवधि, यानी कि कितनी देर तक सूर्य का प्रकाश रहता है।
ठीक है। तो अगर सूर्य की किरणें पृथ्वी पर तिरछे पड़ती हैं तो वो क्या होती हैं, ज्यादा क्षेत्रफल को कवर करती हैं। अब जैसे सूर्य की जो किरणें हैं वो ऊर्जा का बंडल होती है, ठीक है, तो वो यूनिट के रूप में क्या है निकलती हैं और वो जाती हैं वहां पर उष्मा जो है उष्मा का ऊर्जा लेकर के जाती हैं और वही जो है टेम्परेचर को बढ़ाती हैं। तो अगर छोटे से पार्ट पर उतनी ही उष्मा आती है और उतनी ही उष्मा एक बड़े पार्ट पर आती है तो इस बात को समझना बहुत आसान है कि छोटे पार्ट पर क्या होगा, टेम्परेचर ज्यादा बढ़ेगा, सूर्यातप ज्यादा प्राप्त होगा। तो जब 90 डिग्री पर एकदम से सूर्य की किरणें किसी जगह पर पड़ती हैं तो वहां पर सूर्यातप सबसे ज्यादा क्या होता है, प्राप्त होता है, और तिरछा होने पर सूर्यातप क्या होता है, कम प्राप्त होता है। बहुत ही इजी था, इसमें कोई बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब जो दूसरा हमारा टॉपिक था, दूसरा हेडिंग था, उसको समझ लेते हैं। दूसरा हमारा हेडिंग क्या था, दिन और रात की लंबाई, ठीक है। आर्डर हो सकता है कुछ चेंज हो। तो दूसरा है हमारा दिन व रात की लंबाई, दिन और रात की लंबाई, ठीक है। तो दिन और रात की लंबाई किस प्रकार सूर्यातप को प्रभावित करेगी। अब आप सोचिए कि अगर दिन का मतलब क्या होता है, आपके लिए दिन का मतलब क्या है, सुबह कब होती है, जब सूर्य उगता है और पूरे जहां पर आप रहते हैं वहां के अंधकार को खत्म कर देता है, तो आप कहते हैं कि सुबह हो गई, ठीक है। हालांकि आलसियों के लिए सुबह बहुत देर में होती है, उसको वो जो है दोपहर को सुबह कहते हैं, तो उनकी हम बात नहीं कर रहे हैं। सुबह तभी हो जाती है जब सूर्य उगता है, ठीक है। और सुबह दिन कब खत्म हो जाता है, जब सूर्य अस्त हो जाता है, ठीक है। तो यानी कि सूर्य जितने ड्यूरेशन तक पृथ्वी पर पड़ता है, आपके जिस भाग में जहां पर आप रह रहे हैं, तो वहां पर क्या होता है, दिन होता है। तो जब सूर्य आसमान में होगा तभी उसका विकिरण निकलेगा, और उसका विकिरण निकलेगा तभी तो पृथ्वी पे पड़ेगा, और जब पड़ेगा तभी सूर्यातप प्राप्त होगा। तो डेफिनेटली कि दिन की लंबाई जितनी अधिक होगी सूर्यातप उतना अधिक प्राप्त होगा, ठीक है। अब दिन की लंबाई ज्यादा कैसे होती है, ये भी एक सवाल है ना, कि दिन की लंबाई ज्यादा कब होती है और दिन की लंबाई कम कब होती है, इसको भी तो समझना है। यहां से भी तो सवाल आते हैं, इसको भी समझा देते हैं। बहुत ईजी है। आपने महसूस किया होगा कि गर्मियों के दिनों में दिन लंबे होते हैं, ठीक है। मई जून के महीने में दिन लंबे होते हैं, संध्या की बेला 7 बजे तक आती है, यानी कि सूर्य अस्त लगभग 7 बजे तक होता है। वही आप जब ठंडी के मौसम में देखते हैं तो क्या होता है, सूर्य 5 बजे तक अस्त हो जाता है। तो कोई ना कोई तो कारण होगा, किसी ना किसी वजह से तो सूर्य जल्दी अस्त हो रहा होगा, और जब सूर्य जल्दी अस्त हो रहा है तो सूर्यातप भी कम प्राप्त होगा। क्या यही रीजन है ठंडी होने का? दिमाग लगाइए, सोचिए। चलिए मैं आपको बताता हूं। देखिए, सूर्य जिस कोण के साथ जिस तल पर पृथ्वी के पड़ता है वहां पर उतनी ही जो है लंबाई की दिन और रात होती है, ठीक है। तो ये है आपका पृथ्वी, ये है आपका 0 डिग्री जिसे आप इक्वेटर कहते हैं, ये है आपका 23.5 डिग्री जिसे आप कर्क रेखा कहते हैं, ये आपका भूमध्य रेखा है, और 23.5 डिग्री साउथ में क्या है आपका मकर रेखा, ठीक है। 23.5 डिग्री नॉर्थ में क्या है, कर्क रेखा है, 23.5 डिग्री साउथ में मकर रेखा है, और 0 डिग्री को भूमध्य रेखा कहते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था शुरुआत की क्लासेस में, जब हम क्लास शुरू कर रहे थे, जब हमने पढ़ना शुरू किया था क्लाइमेटोलॉजी, तो वहां पर और उससे पहले भी हमने इसका डिस्कशन किया था कि जो भूमध्य रेखा है यहां पर सूर्य की किरणें साल भर क्या होती हैं, लंबवत होती हैं। यहां पर सूर्य की किरणें साल भर लंबवत होती हैं।
तो जब सूर्य की किरणें साल भर लंबवत होंगी तो यहां पर दिन और रात की जो लंबाई होगी, दिन और रात की लंबाई क्या होगी, बराबर होगी, यानी कि 12-12 घंटे की होगी। ठीक है, तो भूमध्य रेखा के पास हमेशा दिन और रात की लंबाई बराबर होती है क्योंकि सूर्य की किरणें वहां पर लंबवत पड़ती हैं। लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं या जैसे जैसे आप नीचे जाते हैं, दिन और रात की लंबाई में क्या होता है, उतार चढ़ाव होने लगता है। ठीक है, तो जब सूर्य उत्तरायण होता है, जब सूर्य उत्तरायण होता है तो क्या होता है कि गर्मी के महीने में, जब नॉर्थ इंडिया में गर्मी होता है तो जून के महीने में 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है और इस दिन सबसे बड़ा दिन होता है नॉर्थ इंडिया में। ठीक है, सबसे बड़ा दिन होता है कहां पर, नॉर्थ इंडिया में। ठीक है, नॉर्थ इंडिया में जब सूर्य दक्षिणायन होगा तो 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सबसे लंबा दिन होगा। ठीक है, मकर रेखा पर क्या होगा, सबसे लंबा दिन होगा। मार्कर चेंज कर लेता हूं, चल नहीं रहा है। तो 22 दिसंबर को सबसे लंबा दिन होगा। ठीक है, और जब यहां पर सबसे लंबा दिन होगा तो यहां पर सबसे छोटा दिन होगा, और जब यहां पर सबसे लंबा दिन होगा तो यहां पर सबसे छोटा दिन होगा। यानी कि जब कर्क रेखा पर सूर्य लंबवत होगा तो साउथ में जो साउथ पार्ट है भूमध्य रेखा से नीचे जाने पर दक्षिण की ओर, वहां पर दिन की लंबाई क्या होगी, कम होगी। ठीक है, और जब यहां पर यानी कि मकर रेखा पर सूर्य लंबवत होगा तो क्या होगा कि दिन की लंबाई जो है दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगी, ज्यादा होगी और उत्तरी गोलार्ध में कम होगी। ठीक है, तो आप इस बात को बिल्कुल महसूस कर सकते हैं। 22 दिसंबर का मतलब कि ठंडी का महीना। आप मेरा इंडिया यानी कि अपना इंडिया कहाँ पे है, ये है। ठीक है, जो इंडिया है वो यहाँ पर है। ठीक है, ये भारत का जो मुख्य भूमि है वो कहाँ से शुरू होता है, 8 डिग्री से शुरू होता है। ठीक है, तो भारत कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध में है। तो 22 दिसंबर को हमारे यहाँ क्या होती है, ठंडी अच्छी खासी होने लगती है, और ठंडी में क्या होता है, दिन छोटा होता है। ठीक, तो इसको समझना बहुत ही आसान है। तो जब दिन की लंबाई क्या होगी, दिन की लंबाई ज्यादा होगी तो क्या होगा, सूर्यातप अधिक प्राप्त होगा, और जब दिन की लंबाई कम होगी तो सूर्यातप कम प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका दिन की लंबाई और रात की लंबाई वाला कॉन्सेप्ट। अब आगे बढ़ते हैं। जो दूसरा है आपका, तीसरा है आपका वायुमंडल की पारदर्शिता। वायुमंडल की पारदर्शिता, देखिए क्रम का टेंशन मत लीजिएगा, क्रम ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, तो क्रम का कोई इशू नहीं है कि आप जिस क्रम में मैंने शुरुआत में लिखा था उसी क्रम में आपको बताऊं। ठीक है, तो वायुमंडल की पारदर्शिता, तो वायुमंडल क्या है, पृथ्वी के ऊपर गैसों का एक मिश्रण है जिसे हम वायुमंडल कहते हैं, वो पृथ्वी के साथ जुड़ा हुआ है। तो वायुमंडल जितना साफ होगा सूर्यातप उतना ही प्राप्त होगा। वायुमंडल के साफ होने का मतलब कि धूल, एसपीएम, बादल, जलवाष्प, ये सब जहां पर नहीं होंगे सूर्यातप वहां पर ज्यादा प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये है आपका पृथ्वी, ये है आपका 0 डिग्री जिसे आप इक्वेटर कहते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि इक्वेटर पर क्या है कि सूर्य जो है साल भर लंबवत होता है, तो यहां पर क्या होगा, तापमान क्या होगा, ज्यादा होगा, टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा होगा। अब जब टेम्परेचर ज्यादा होगा तो यहां पर क्या, जलवाष्प भी ज्यादा होगा, जलवाष्प होगा और यहां पर संवहन धाराएं चलेंगी।
ठीक है। तो इन सब से क्या होगा, यहां आसपास क्या होगा, बादल का क्या होगा, निर्माण होगा। तो जब बादल का निर्माण होगा यहां पर, तो इसका मतलब कि वायुमंडल क्या करेगा, एक लेयर बनाएगा और सूर्य को कम आने देगा, सूर्य के किरण को कम आने देगा। ठीक है, बहुत ही ऑब्वियस सी बात है, कोई बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जो विषुवत रेखा है वहां पर टेम्परेचर अधिक होने के कारण वाष्पन खूब होगा, वाष्पन खूब होगा, जो है द्रव वाष्पित होकर के ऊपर जाएगा, संघनित होगा, वर्षा होगी, बादल होंगे, तो वहां पर वायुमंडल क्या होगा, उतना साफ नहीं होगा। तो वायुमंडल साफ नहीं होगा तो क्या होगा, सूर्यातप भी कम प्राप्त होगा। यही कारण है कि सबसे ज्यादा टेम्परेचर प्राप्त करने के बावजूद विषुवत रेखीय या भूमध्य रेखीय क्षेत्र में सबसे ज्यादा सूर्यातप प्राप्त नहीं होता है। सबसे ज्यादा सूर्यातप कहां पर प्राप्त होता है, सबसे ज्यादा सूर्यातप आपका प्राप्त होगा कर्क रेखा और मकर रेखा पर। ठीक है, ये आपका कर्क रेखा और मकर रेखा पर क्या होगा, सबसे ज्यादा सूर्यातप प्राप्त होगा। इसका वजह यही है कि चूंकि यहां पर जो मौसम है, बादल हैं, वो नहीं होते हैं ज्यादा, मौसम साफ होता है, तो सूर्यातप सबसे ज्यादा कहां प्राप्त होता है, कर्क रेखा और मकर रेखा पर। विषुवत रेखा पर क्यों प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर बादल होते हैं, यहाँ पर जलवाष्प होता है और संवहन धाराएं होती हैं, उसमें धूल होता है। ठीक है, तो इसलिए विषुवत रेखा पर सबसे ज्यादा सूर्यातप प्राप्त नहीं होता है। ये सवाल यूपीएससी पूछ सकती है, महत्वपूर्ण सवाल है, इसको आपको समझना चाहिए। ठीक, चलिए अब हम अगले टॉपिक की बात करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा, बहुत नॉर्मल सी बात है। ठीक, अगला जो हमारा प्रभाव है वो क्या है, ये मिट गया तो इसको हटा ही देते हैं। जो चौथा है हमारा वो है सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी। ठीक है, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी। ठीक है, ये भी एक कारण है किसका, सूर्यातप को ये भी प्रभावित करता है कि अगर दूरी ज्यादा होगी तो सूर्यातप कम प्राप्त होगा, अगर दूरी कम होगी तो सूर्यातप ज्यादा प्राप्त होगा। ठीक है, तो हमने पिछली क्लास में इस चीज को समझा था, जब हम उसका परिक्रमण समझ रहे थे पृथ्वी का, तो वहां पर भी हमने इसकी बात की थी। ये मान लीजिए आपका सन है, सूर्य है, ठीक है, और पृथ्वी क्या कर रही है, इसका चक्कर लगा रही है दीर्घवृत्ताकार कक्षा में। किस कक्षा में, दीर्घवृत्ताकार कक्षा में। जो इसका रोटेशन का जो डायरेक्शन है वो क्या है, वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट। किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी के घूमने की विपरीत दिशा में। ठीक है, ये तरीका है पृथ्वी के परिक्रमण का। ठीक है, तो अब पृथ्वी है आपकी ये, ठीक है, ये आपका अर्थ है, और ये क्या कर रही है, चक्कर लगा रही है सूर्य का। तो सूर्य के जब सबसे नजदीक होगी पृथ्वी, ठीक है, जब सूर्य के सबसे नजदीक पृथ्वी होती है तो उसे क्या कहती है, ये घटना कब होती है, 3 जनवरी को होती है, और इसे उपसौर कहते हैं। क्या कहते हैं, उपसौर कहते हैं। तो उपसौर में अधिक सूर्यातप प्राप्त होता है अपेक्षाकृत किसके, अपसौर के, यानी कि 4 जुलाई के। 4 जुलाई को अपसौर होता है और सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, ये दूरी 15.7 किलोमीटर करोड़ किलोमीटर होता है, और ये 14.7 होता है। ठीक है, तो जब सूर्य पृथ्वी के नजदीक होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि सूर्यातप ज्यादा प्राप्त होगा। अब कई स्टूडेंट इस बात में कंफ्यूज होंगे कि 3 जनवरी को क्या होता है, ठंडी होता है, जो उत्तरी गोलार्ध लगभग में वो ठंड होता है। तो अगर सूर्य अगर नजदीक है हमारे तो वहां पर ठंडी क्यों होती है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, ऐसा है कि सूर्य चक्कर जो है इसका लगा रही है, परिक्रमण कर रही है, लेकिन सूर्य का जो भाग पृथ्वी के तरफ ज्यादा होगा, जो है आकृष्ट होगा, उधर सूर्यातप ज्यादा प्राप्त होगा।
इस बात का कोई मतलब नहीं है कि 3 जनवरी को अगर नॉर्थ इंडिया में जो है ठंडी होती है तो सूर्यातक ज़्यादा प्राप्त नहीं हो रहा है। साउथ इंडिया जो साउथ हेमिस्फीयर है उसमें तो प्राप्त हो रहा है ना, जो साउथ हेमिस्फीयर है उसमें प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका इसके बीच की दूरी। ठीक है, जो अगला है आपका सौर विकिरण की तीव्रता, हमने भी नहीं किया, उसको कर लेते हैं। बाकी तो मुझे लग रहा है कि सब हो गया है। आपतन कोण हमने कर लिया और ठीक, तो ये हमने कर लिया। मैं टॉपिक देख रहा था कि कुछ छूट तो नहीं रहा है। तो उसके बाद में एक हमने जो आपको लिखाया था उसमें सौर विकिरण की तीव्रता लिखाया था, वो उसको भी कर लेते हैं। उसके बाद भी इस टॉपिक को हम खत्म करेंगे। तो ये आपने समझ लिया, इसको हटा दे रहा हूँ। जो अगला कारण है प्रभावित करने वाला वो क्या है? सौर विकिरण की तीव्रता। तो सौर विकिरण की तीव्रता का ये मतलब है, सिंपल सा मतलब होता है कि सूर्य में जो विकिरण है, जो ऊष्मा निकल करके आती है, वो सूर्य के अंदर जो आणविक ऊर्जा बन रही है, ठीक है, उसकी वजह से निकल करके आती है। तो जब उसमें ज्यादा तीव्रता से वृद्धि होगा तो विकिरण भी ज्यादा बाहर आएगा, और जब विकिरण ज्यादा बाहर आएगा तो क्या होगा कि विकिरण, सौर विकिरण ज्यादा प्राप्त होगा पृथ्वी को। बहुत ही नॉर्मल सी बात है, इसमें कोई बहुत कॉन्सेप्चुअल बात नहीं है, लेकिन ये एक कारण है प्रभावित करने का, तो यहाँ पर मैंने इसको लिखा दिया। ठीक है, तो सौर विकिरण की तीव्रता एक कारण हो सकती है सूर्यातप के कम और ज़्यादा प्राप्त होने में। ठीक है, तो ये था आपका टॉपिक सूर्यातप, जिसे हमने समझ लिया। देखिए, जो स्टूडेंट्स पिछले क्लासेस को नहीं किए हैं वो जाकर के कर लें। ये जो आप हेडिंग सब देख रहे हैं, सूर्यातप आपने देखा, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर देखा, कंपोजिशन आप जो है एटमॉस्फेयर देखा, क्लाइमेटोलॉजी के भीतर से पढ़ रहे हैं आप, तो इसका मैंने वर्गीकरण बना दिया था कि ये टॉपिक हम पढ़ेंगे। उसका पूरा अनुक्रम मैंने लिखवा दिया था। तो जिन विद्यार्थियों ने उस क्लास को मिस किया है वो जाएं, प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में उनको वीडियो मिल जाएगा, उसको भी पढ़ लें ताकि आगे की चीज़ें उनको समझ में आए। तो मिलते हैं अगली क्लास में, नए टॉपिक से शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो बेझिझक पूछ लीजिए। अगर हमसे भी कोई गलती हो तो उसको भी बताइए। आप हमें करेक्ट करेंगे, हम आपको करेक्ट करेंगे। सीखना और सिखाना ये हमारा उद्देश्य है। डॉक्टर राधाकृष्णन, जिनके याद में हम शिक्षक दिवस भी मनाते हैं, तो वो कहते थे कि शिक्षक जो है पूरा जीवन विद्यार्थी होता है। तो चाहे मैं हूं या आप हूं, सब एक जैसे हैं, सब विद्यार्थी। मैं भी सीख रहा हूं और आपको सिखा रहा हूं, तो आप भी सीखिए और सिखाइए। यहाँ पर जो आपको समझ में ना आए उसका सवाल पूछ लीजिए। अगर आपको कुछ लगता है कि यहाँ पर मेरे से कुछ त्रुटि हो गई है तो आप उसको भी मेंशन कीजिए, मैं उसमें सुधार करूँगा। और अगर कोई गलती होती है तो मैं उसको स्वीकार भी करूँगा, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है कि बिल्कुल रिजिड है कि यहाँ से जो जाएगा एकदम करेक्ट ही जाएगा। इंसान हूँ, कभी कभी गलती हो सकती है, तो आपकी जिम्मेदारी, अगर आपको लगता है कि कुछ गलत हो गया है तो आप उसको भी कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो उसको बेझिझक पूछिए। हम हर हफ्ते एक बार लाइव आते हैं, उन सवालों का जवाब देते हैं। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।